से गुलाम नबी आजाद। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, सबसे पहले तो मैं चेयर को बधाई देना चाहता हूं कि एक बड़े अरसे के बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा हो रही है और इसीलिए सभी सदन ने निवेदन किया है चेयर से कि इतने महत्वपूर्ण विषय को समय के उन आंकड़ों में बांधना नहीं चाहिए कि हम सब अपनी अपनी बात न कर सकें। सर, भारत को गौरव है कि 1951 से लेकर जितने भी इलेक्शन हुए, लोकसभा के, पार्लियामेंट के, और एक संवैधानिक जिम्मेदारी यहां की सरकार और इलेक्शन कमीशन विशेष रूप से निभाता रहा और सबको इंसाफ और न्याय देने का प्रयास किया है इलेक्शन कमीशन में। और हर इलेक्शन में आबादी भी बढ़ती गई, जिसके कारण वोटों की संख्या भी बढ़ी गई। हम सीखते रहे, भारत सीखता रहा, वोटर सीखते रहे, इलेक्शन कमीशन सीखता रहा, सरकार सीखती रही, कैंडिडेट सीखते रहे। और खुशी इस बात की है कि लोगों का उस विश्वास जो हमने पहले इलेक्शन से प्राप्त किया था, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए जब कभी भी किसी कॉर्नर से जब भी कोई सुझाव आया, उस सुझाव को इलेक्शन कमीशन ने कंसीडर किया और उसको लागू करने का प्रयास किया और सरकार ने और विपक्ष ने मिलकर उसका समाधान निकाला। हमें यह भी गौरव है कि विश्व के बहुत सारे देशों ने हमारे संविधान और हमारे इलेक्शन लड़ने के तरीके को समझा और अपने अपने देशों में अपने तरीके से उसको कॉपी करके उसको लागू किया। ये बड़ी गौरव की बात, और यही कारण है कि आज हमारा भारत विश्व में सबसे लोकतांत्रिक बड़ा देश माना जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमेशा हम कुछ सीखते हैं। इस बीच में मसल पावर का भी बहुत इस्तेमाल हुआ। एक वक्त था कि बहुत शिकायतें आती थी, मनी पावर की शिकायतें आती थी, और इस मसल पावर से निपटने के लिए एक हल निकाला जा कि ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए और मनी पावर का इस्तेमाल न हो। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाए कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, एक मेंबर पार्लियामेंट कितना खर्च कर सकता है, और उसी के बीच में ऐसा नहीं कि एक गरीब आदमी इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएगा और दूसरा 500 करोड़ खर्च कर पाएगा। तो इसमें यह तय हुआ कि गरीब से गरीब भी उतना ही कैंडिडेट खर्च कर सकता है और अमीर से अमीर भी। ये बहुत एक अच्छी बात हुई। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स 1998 से और 1999 में शुरू में कुछ जगह पे शुरू हुई, 5 असेंबलियों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इस तरह के 1-2 राज्यों में, और 2002 के विधानसभा और 2004 के पार्लियामेंट से आज पूरे देश में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा हमने 1951 से लेकर और अभी तक हम सीख रहे हैं इलेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन को भी हम अभी सीख ही रहे हैं। ये भी एक नई चीज है। बहुत सारे हमारे सिस्टम में परिवर्तन लाया गया। अलग अलग चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने और कमीशन ने अलग अलग सुझाव लाए, उनको इंप्लीमेंट किया।
तो इसमें भी सुझाव लाने के लिए मैं बाद में आ जाता हूं, मैं सीधे ईवीएम पे नहीं आना चाहता हूं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सुधार के लिए इसके अलावा भी कई सुझाव आए थे। स्पेशल कमेटी अपॉइंट हुई थी जिसमें इलेक्टोरल फंडिंग की बात हुई थी, लेकिन वो इलेक्टोरल फंडिंग के बारे में अभी वो ठंडे बस्ते में हो, चाहे हमारा वक्त हो या आपका वक्त हो। मैं चाहूंगा कि माननीय लॉ मिनिस्टर साहब अपने जवाब में इलेक्टोरल फंडिंग के बारे में भी बताएं कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है, सरकार इससे सहमत है या नहीं सहमत है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा प्रश्न पिछले कुछ सालों में, विशेष रूप से 3 साल पहले उठा। कैंडिडेट कितना खर्च कर पाएगा विधानसभा और लोकसभा का, वो तो निर्धारित हुआ, वो तो तय हुआ। पहले जो कैंडिडेट खर्च करते थे, जब उन पर कोई अंकुश नहीं था, कोई 100 करोड़ 200 करोड़ और कोई 2 लाख, अब वो सिस्टम कैंडिडेट से हटकर जब अंकुश लगा उसे कैंडिडेट को, वो अब पार्टी में चला गया। एक पार्टी के पास एक हेलीकॉप्टर भी नहीं है, एक पार्टी जिसके पास एक हेलीकॉप्टर है, दूसरी 2 हेलीकॉप्टर वाली है, और मेरे सामने वाली पार्टी है ना 86 है यूपी में हेलीकॉप्टर और जहाज, 86 छोटे जहाज। जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो हमने हब एंड स्पोक पॉलिसी की थी। हब एंड स्पोक पॉलिसी थी कि छोटे एयरपोर्टों से छोटे जहाजों में लोगों को, पैसेंजर्स को उठा लो और बड़े जगह लो और उनको बड़े जहाज में भरो और आगे भेज दो, या बड़े जहाजों से लोगों को लाओ और फिर उनको छोटी जगह भेजना है तो दिल्ली में या दूसरे जगह बंबई में उनको छोटे जहाजों में भरो और वो अपने अपने छोटे एयरपोर्ट पे। दैट वाज हब एंड स्पोक। तो ये अब हब एंड स्पोक नहीं हमने देखी कि अब हेलीकॉप्टर भी लगते हैं और जहाज भी, जेट्स भी उससे कई लगते हैं। हब एंड स्पोक पॉलिसी, दिल्ली से बंबई से जहाजों में, जेट्स में उनको उठाओ और लखनऊ में ले जाओ या जयपुर में ले जाओ या मध्य प्रदेश में ले जाओ या अहमदाबाद में ले जाओ और वहां फिर हेलीकॉप्टरों से आगे भेज दो। ये नई जो हमने हब एंड स्पोक पॉलिसी 1992-93 बनी, वो अभी मुझे बिहार में और यूपी के इलेक्शन को बड़े पैमाने पे, जहां 60 जहाज और हेलीकॉप्टर, 70 80 जहाज और हेलीकॉप्टर हब एंड स्पोक कर रहे हैं लाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये मैं समझता हूं, ये इसमें तो इम्बैलेंस हो गया। पैसे लगने में उसमें कितने लगते हैं, कैंडिडेट आप 10 लाख करें, 5 लाख, लेकिन यहां तो 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़ इसमें। ये हमने 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन देखा और वो बराबर चलता रहा है। तो इस सूरत में कोई इलेक्शन, माननीय चेयरमैन साहब, कोई लड़ नहीं सकता है, कोई लड़ नहीं सकता। एक पर्टिकुलर पार्टी ही लड़ सकती है जिनके पास पैसा हो। तो उसका मतलब है कि लोकतंत्र, जो पहले इलेक्शन, जो साफ सुथरे इलेक्शन करने की पारदर्शिता की बात हुई, तो पारदर्शिता तो खत्म हो गई। एक कुछ पार्टियों के पास पैसे नहीं है और एक पार्टी के पास दुनिया है, समंदर का पैसा है। तो मैं समझता हूं, प्लीज, इसलिए मेरे ख्याल में इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, सबसे बड़ी चीज जो होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए, इस पे किस पार्टी के साथ, जो नेशनल पार्टीज है उसकी सीमा भी इतने हेलीकॉप्टर लगा सकती है, इससे ज्यादा जहाज नहीं लगा सकती। पब्लिक मीटिंग के लिए कितने करोड़, एक पब्लिक मीटिंग के लिए 5 करोड़ आप खर्च करो, आप पूरे स्टेट से जमा करके लाओ या पूरे हिंदुस्तान से जमा करके लाओ, वो कहीं दिखा नहीं है। और फिर ये खर्चा सब पार्टी का, इसका ऑडिट होना चाहिए और पार्लियामेंट के पटल पर रखना चाहिए कि
पार्टी ने कितने जहाज, कितने हेलीकॉप्टर, कितने रैलियों पे खर्चा किया, तब मैं समझता हूं कि पारदर्शिता आएगी। वरना ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ आज पिछले 2.5-3 सालों से हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में बढ़ गया है। इसका मुकाबला किसी भी छोटी या बड़ी पार्टी को का करना बड़ा मुश्किल होगा। सर, इसी तरह से ईवीएम मशीन, जैसे मैंने कहा 99 में शुरू हुई थी, 98 में शुरू हुई थी और बढ़ के आगे 2002 में पूरे स्टेटों के इलेक्शन में हुए और फिर 2004 से आगे पार्लियामेंट में भी चालू हो गए। इसमें यह नहीं मैं कहूंगा कि 98 में किसकी सरकार थी, 99 में किसकी सरकार थी, 2002 में किसी सरकार में, किसी सरकार पर दोष नहीं लगाना चाहता। तो एक अच्छी उम्मीद के साथ कि भाई अगर मसल पावर को लाना, खत्म करना है तो ईवीएम सिस्टम। लेकिन इस ईवीएम सिस्टम पर भी अब कहीं न कहीं शक बढ़ गया लोग, और शक, आज दुनिया बहुत छोटी है। आज अगर कहीं किसी को सर दर्द भी होता है तो गूगल देखता है, पेट दर्द होता है तो गूगल देखता है, पता नहीं हमारा डॉक्टर ठीक कह रहा है कि कोई दूसरा अमेरिका का डॉक्टर, बर्तानिया का डॉक्टर दूसरी चीज कहता है तो वो गूगल को रेफर करता है, डॉक्टर को कम रेफर करता है। तो इसी तरह से ईवीएम, वो चाहे लंदन और अमेरिका में भी हमारे डॉक्टर है, फिक्र मत करिए। अमेरिका में एज एक्स हेल्थ मिनिस्टर बताऊंगा 85,000 है अमेरिका, 85,000 हमारे डॉक्टर्स अमेरिका में हैं और 70,000 लंदन में हैं। इसलिए वहां भी जब जाते हो तो अपने डॉक्टरों के पास, वो भी हमारे डॉक्टरों के पास ही इलाज करते हैं। ओके, so this is what I said, there also we go to our doctors only। सर, कहीं न कहीं जब ये ईवीएम हमने कहीं शंका के घेरे में जब आ गया, मायावती जी पहली, उससे पहले बंबई के इलेक्शन हुए, उसमें हमारे सभी पार्टीज के लोगों ने बात की, मायावती जी ने बड़े पैमाने पे किया फिर, और उससे पहले असम के गोगोई जी ने लास्ट ईयर इस पे बात की थी, शक उठाया था कि ये ईवीएम में गड़बड़ है। तो मैं सोचना चाहता हूं कि बहुत सारी कंट्रीज ने जिनमें ईवीएम शुरू किया था, ईवीएम मशीन्स का, इलेक्ट्रॉन, उनमें से जर्मनी से लेकर, इटली से लेकर, ये दुनिया भर के कंट्रीज ने, उन्होंने इस सिस्टम को बंद की, उस सिस्टम को बंद किया। पंजाब भी हो सके, शिकायत आप कहीं नहीं कर सकते, मैं कौन सा, पंजाब की भी शिकायत करिए, आप करिए, यूपी का इलेक्शन दोबारा हम भी पंजाब का करें, मैं चैलेंज करता हूं, करिए, आप करिए, बगैर वोटिंग आप डिब्बे से करिए, यूपी का इलेक्शन हम भी करें। हाँ, करिए, हम तैयार हैं। नहीं, गोवा नहीं, यूपी में करिए। आप यूपी एक ही स्टेट में करिए। तो कुछ न कुछ तो कारण होगा। इंग्लैंड कहता है मुझे तो करना ही नहीं। तो हम रातों रात इतने अद्भुत कैसे बन गए कि जो चीज अमेरिका और बर्तानिया नहीं करे, जर्मनी और फ्रांस नहीं करे, और हम कहेंगे नहीं हम तो कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल उनसे भी बहुत आगे हैं। इसलिए कहीं न कहीं माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, इसमें शक है और इसको दिखाना चाहिए। और इसके लिए भी जब हमारे वक्त में ये इस पर बहस हुई थी कि एक मशीन है जो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है, वो लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2013, ऑलमोस्ट हमारा फैग एंड था हमारी गवर्नमेंट का, उस वक्त ये ऑर्डर किया। और उसके बाद ये कई जगह पे, थोड़ी थोड़ी जगह पे इस्तेमाल हुआ। इस्तेमाल इसलिए कम जगह पे हुआ क्योंकि आपको बहुत पैसा लगेगा। हमारे तुरंत जाने के बाद ही 2014 में इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को लिखा कि उनको 16 लाख ये
वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल लगाने के लिए 3,100 करोड़ रुपया चाहिए। और उस दिन से 2014 से लेकर जनवरी 2017 तक इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को 10 रिमाइंडर्स भेजे। और अभी जो पेपर इंडियन एक्सप्रेस में आया कि 2-4 महीने पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को SOS भेजा। और ये शायद पहली दफा होगा भारत के इतिहास में कि जब इतना डेस्परेट हो गया इलेक्शन कमीशन कि जब कुछ फैसला लॉ मिनिस्ट्री ने नहीं लिया तो मजबूर हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन माननीय प्रधानमंत्री को SOS भेजने के लिए। क्या वजह? क्या इसमें गड़बड़ नहीं दिखता आपको? अगर गड़बड़ नहीं, क्योंकि कोई भी अगर ये 16 लाख VVPATs लगाने के लिए आपको 2 साल लगते हैं, 2 से 3 साल लगते हैं। अगर आपने 2014 में किया होता तो अभी 2 महीने में या यूपी के इलेक्शन में भी ये लग गया होता। आपने इसको रोक के रखा है। अगर आज भी करेंगे तो लोकसभा का इलेक्शन और आने वाले विधानसभा इलेक्शन में ये नहीं लग पाया, और ताकि अगर कोई चोरी इससे होती है तो वो चोरी बराबर जारी रहेगी। इसलिए शक होता, अगर गवर्नमेंट साफ सुथरी, अगर गवर्नमेंट का इसमें हाथ नहीं है तो फिर 3 साल से ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। और मैं जानना चाहता हूं कि अभी जो तुरंत इलेक्शन आने वाले हैं विधानसभा में, उसमें आप लोगों को एक चीज करना, जितनी जगह पे आपके ये मशीन्स अवेलेबल हैं उतनी करिए, बाकी जगह से आप बॉक्स के जरिए करें। बिल्कुल ठीक। वरना ऐसा नहीं चलेगा कि अगर आपके इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट के कहने से भी, सुप्रीम कोर्ट के कहने से भी और इलेक्शन कमीशन के कहने से भी अगर कोई ये गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करता है तो गवर्नमेंट की नीयत पर शक हो जाता है कि कहीं दाल में काला है जरूर, इसलिए गवर्नमेंट, बल्कि पूरी दाल काली है, पूरी दाल काली है। गुजरात से शुरुआत होगी और ये शुरुआत अभी गुजरात से और हिमाचल से। आप ये नहीं कहोगे कि हिमाचल में नहीं करने, हिमाचल और गुजरात दोनों जगह से अगले इलेक्शन में ये शुरू होना चाहिए। वरना कागज से हाँ, वो तो बता दिया। अगर यहां नहीं है आपके पास, अगर नहीं आप पैसा, आपके पास पूरी मशीन नहीं है, तो जैसे पहले हम हाथ से डालते थे बक्से में, वैसा सिस्टम दोबारा कर लीजिए। ये हुजूर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मैंने बताया है कि ये 2013 अक्टूबर में, 2000 अक्टूबर के उसके बाद फरवरी से तो इलेक्शन शुरू हो गए, और उस वक्त भी उन 3 महीनों में आपको कुछ मशीनें दी गई, और 2014 में शुरू में ही जून में, मई में ये सरकार बनी, जून में आपकी सरकार को इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा, और 2017 फरवरी तक जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को लिखा, तब तक 10 रिमाइंडर वो भेज रहे हैं। 10 रिमाइंडर, एक पहला लेटर और एक SOS, 12 लेटर्स हो गए 3 साल में। हमें क्या कहते हैं, हम 2 महीने में जो कुछ हो सकता, आउट गोइंग गवर्नमेंट। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को और 10 या 12 लेटर्स और SOS ये सरकार नहीं मानती है, इसलिए भारत की जनता को शक हो जाता है कि ये इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक मशीन में गड़बड़ किया जाता है। और यही वजह है कि जहां आपको यूपी में 100 सीटें आनी चाहिए थी, वहां 325 सीटें आ गई। ये सब इस मशीन का, ये सब मशीन का काम है, ये वोटर का काम नहीं, ये वोटर का काम नहीं, ये आपकी मशीनों का काम है। 2009 में इलेक्शन कमीशन ने लिख के नहीं दिया, 2000 सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिख के दिया, 2013 अक्टूबर में लिख के दे दिया। इसलिए मैंने माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब,
एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं कि एक इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स में उसकी भी जरूरत है। कई देशों में, हमारे देशों की तरह यह सिस्टम था, आज 20% किसी को वोट मिलते हैं, कैंडिडेट वो आपका हो, मेरी पार्टी का, वो जीत जाता। लेकिन इस सिस्टम से बहुत सारे देश फर्स्ट पास टू पास पोस्ट सिस्टम चले गए। इसका मतलब है कि अगर आज टोटल 60% वोट मिले और 60 में से 20% एक कैंडिडेट को मिल गए, वो तो जीत गया, और 40% नहीं 40 और परसेंट 60 में से अलग अलग कैंडिडेटों को मिले। और अगर आप 100% का ले लेंगे तो फिर जीतने वाले को सिर्फ 10 या 15% जीत गए। तो 10-15%, जैसे आप 2014 के इलेक्शन में सिर्फ 31% मिल गए आपको, तो आप सिकंदर बन गए। और तो पोल वोट्स में हम भी बने इसलिए, लेकिन 31 में तो नहीं बने थे कभी भी, हम 51 पे भी बने हैं। तो इस सिस्टम को भी हमने उन देशों से कई चीजें हमने दूसरे देशों को दी हैं, कई चीजें हम उन देशों से भी सीखना चाहिए। और मेरे ख्याल में सबसे लोकतंत्र में ये सबकी बात सुनना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। सर, ये मेरे कुछ सुझाव थे। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इन सुझावों पे ये विपक्ष की बात न समझ के, बल्कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम हमेशा लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में जिस तरह से भी, जहां से भी सुझाव आए हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, इलेक्टोरल सिस्टम को मजबूत करने के लिए, वो सुझाव हमेशा माने हैं। और भारत का लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा रहे, इसके लिए हमने प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार भी उस दिशा में कदम उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। All right.